दोस्तों, एक लफ्ज जो किसी भी बड़े से बड़े जुर्म पर बड़ी आसानी से पर्दा डाल देता है, वो लफ्ज है गलत फहमी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, अफसोस का इजहार किया जाता है और फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन जब कानून के रखवालों की चलाई हुई गोलियां एक 9 साल की मासूम बच्ची का जिस्म छलनी कर दे, तो क्या उसे वाकई सिर्फ एक गलत फहमी कहकर बुलाया जा सकता है? 9 साल मासूम हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब हमारे सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट का एक एक लफ्ज इस पूरे सिस्टम के चेहरे से इस नाम नेहाद गलत फहमी का नकाब नोचने के लिए काफी है। जब कोई महकमा मीडिया के सामने आकर ये कहता है कि अंधेरे में शनाख्त की गलती हो गई, हमारे ऑफिसर ने इस चीज़ को मिस्टेकन आइडेंटिटी थी उसकी और उसने एक संगीन गलती की, तो जहन में यही आता है कि शायद 1 या 2 फायर लगे होंगे। लेकिन लाशें और इनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती। इस सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटी सी 9 साल की बच्ची का जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताती है कि गोलियां हानिया की दाएं छाती, पेट, रान और बाएं कोहनी को चीरती हुई गुजर गईं। ये फायरिंग इतनी सिफाकाना थी कि बच्ची की दाएं रान की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी, दायां फेफड़ा फट गया, छाती में खून जमा हो गया और जिगर से लेकर आंतों तक सब कुछ बुरी तरह जख्मी हुआ। और इस कहानी का सबसे करबनाक हिस्सा क्या है? हानिया की मौत। हानिया की मौत फौरी नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस नन्ही जान ने मौत और पोस्टमार्टम के दरमियानी 6 से 8 घंटे के दौरान बेतहाशा खून बहने की शदीद अजियत सही। वो तड़पती रही, यहाँ तक कि उसके मासूम दिल और फेफड़ों ने हार मान ली। उसके जिस्म से गोली का एक धाती टुकड़ा भी बरामद हुआ जो अब पुलिस के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरबियत याफ्ता अहलकार की सरकारी गन से निकलने वाली गोलियों में इतनी बेरहमी कहां से आई कि उसने फरार होती हुई गाड़ी के टायरों को निशाना बनाने के बजाय सीधा बॉडी पर ही फायर खोल दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस पोस्टमार्टम की लर्जाखेज फाइल से निकलकर 10 और 11 जून की दरमियानी रात के उस क्राइम सीन पर वापस जाना होगा जहाँ मौत इस ऑस्ट्रेलियाई नियाद पाकिस्तानी फैमिली का इंतजार कर रही थी। घड़ी पर रात के 11:40 हो रहे थे। अदील अहमद, जो पिछले 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, अपनी अहलिया, 11 साल बेटे अफान और 9 साल हानिया के साथ अपने ससुराल की दावत से निकले थे। ये फैमिली चंद दिन पहले ही हज की सआदत हासिल करके अपने आबाई शहर चकवाल पहुंची थी। खुशियों भरा ये खानदान रात के उस पुरसुकून पहर अपने एक अजीज से मिलने गाड़ी मोड़ता है और एक घर के सामने आकर रुक जाता है। लेकिन वो महज किसी घर की दीवार नहीं थी, वो दीवार थी सीसीडी थाने की, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। एक ऐसी फोर्स जिसे संगीन जराइम को रोकने के लिए बनाया गया है। असूली तौर पर यह जगह उस वक्त शहर का सबसे महफूज मुकाम होना चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने उस रात एक बहुत ही भयानक जाल बिछा रखा था। सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड बताता है कि 11:47 पर एक मोटरसाइकिल अचानक उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकती है। इस पर सवार 2 अफराद जो डाकू थे नीचे उतरते हैं। एक ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है और दूसरा दूसरी जानिब। असलहा निकाल लिया जाता है और इस निहत्ती फैमिली पर तान लिया जाता है। खौफ का वो आलम जहां एक माँ और बाप अपने मासूम बच्चों के सहमे हुए चेहरों को देख रहे हों। अदील की अहलिया ने अपने हवास बहाल रखे और इन लुटेरों से कहा कि जो लेना है ले जाओ, बस किसी को नुकसान ना पहुंचाना। उसने फौरन अपने जेवरात उतारे और इन मुसल्लह अफराद के हवाले कर दिए। डाकू अपना काम कर चुके थे, फैमिली लूट चुकी थी, लेकिन कम से कम अभी तक सबकी जान महफूज थी। किसी ने ट्रिगर नहीं दबाया था। डाकू जेवरात लेकर फरार होने की तैयारी में थे कि अचानक सीसीडी थाने के दरवाजे से एक साया उभरता है। यह सीसीडी कांस्टेबल शुजात था और उसके हाथ में सरकारी राइफल थी। उसने इस सूरत हाल को देखा और इससे पहले कि वो डाकुओं को सरेंडर करने का कहता या वार्निंग देता या कम से कम गाड़ी में बैठे उस खौफजदा खानदान को नीचे झुकने का इशारा करता, उसने अपनी राइफल की नाल सीधी की और बेदरेग फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली की आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। डाकू फायरिंग सुनकर चौकन्ने हो गए। हमारे ऑफिसर ने वहाँ पे फायरिंग की। जो 2 डाकू थे उन्होंने पहले इस फैमिली की गाड़ी के पीछे ओढ़ ली हुई थी। ये जो डाकू थे इन्होंने अटेम्प्ट की भागने की और ये एक गली में जाके दीवार के पीछे इन्होंने पोर्ट ले ली। इस अचानक बर्पा होने वाली क़यामत के बीच अदील अहमद ने वो फैसला किया जो कोई भी बाप अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए करता।
उसने एक लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी को इस मौत के जाल से निकालने के लिए एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन शुजात ने फर्ज कर लिया कि शायद डाकू फैमिली की गाड़ी छीनकर भाग रहे हैं। उसने एक लम्हे के लिए भी टारगेट की शनाख्त करने की कोशिश नहीं की। उसने गाड़ी को रोकने के लिए टायरों का निशाना नहीं लिया। उसने अपने ही महकमे के बनाए हुए तमाम SOPs को जूतों तले रौंदते हुए सीधा उस भागती गाड़ी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। बीच में सिर्फ 18 फुट का फासला था और अहलकार की बंदूक बेलगाम हो चुकी थी। सरकारी गन से निकलती गोलियां लोहे को चीरती हुई गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। शीशा टूटने की आवाजें और उसके साथ ही गाड़ी के अंदर से उठने वाली दर्दनाक चीखें। एक गोली ड्राइविंग सीट पर बैठे अदील अहमद को लगी, एक गोली 11 साला अफान के जिस्म में उतरी। लेकिन पीछे बैठी जिस नन्ही जान को इस फायरिंग ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया वो 9 साला हानिया थी। वही जख्म जिनकी गवाही इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दे रहे हैं। गोलियां लगने के बावजूद अदील खून में लथपथ अपने जख्मी बच्चों को बचाने के लिए गाड़ी भगाता हुआ चकवाल के DHQ अस्पताल की तरफ जा रहा था। एक बाप अपनी बेटी की टूटती हुई सांसें बहाल रखने की जंग लड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो नन्ही जान हार गई थी। हानिया का वो आखिरी सफ़र जिसकी मंजिल उसका ऑस्ट्रेलिया का घर होना चाहिए था, वो चकवाल के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन इसके पीछे क्राइम सीन पर एक और ही खेल शुरू हो चुका था। सिस्टम ने अपने अहलकार की इस मोहला गलती पर पर्दा डालने और इसे बचाने की तैयारी पकड़ ली थी। जब कानून के मुहाफिज ही मुलजिम बन जाए तो महकमे का सबसे पहला काम तफ्तीश नहीं बल्कि पर्दा पोशी होता है। जैसे ही हकाम को अंदाज़ा हुआ कि गोलियां डाकुओं को नहीं बल्कि एक मासूम फैमिली को लगी हैं, तो उन्हें फ़ौरन अपने अहलकार के बचाव का रास्ता निकालना था। और सिस्टम का ये पहला खेल कागजी कार्रवाई यानी FIR के अंदर खेला गया। इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को हल्का करने के लिए मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 शामिल की गई, यानी लापरवाही की वजह से किसी की जान चले जाना। ये वो दफ़ा है जो जानबूझकर चलाई गई गोलियों को बड़ी खूबसूरती से एक हादसे का रंग दे देती हैं। लेकिन जब मामले की संगीनी बढ़ी, मुतासरा फैमिली और मीडिया ने आवाज़ उठाई, तो मजबूरन हकाम को पीछे हटना पड़ा और इसमें कत्ले अमद यानी दफ़ा 302 का इजाफा किया गया। लेकिन महकमे का ड्रामा सिर्फ FIR तक महदूद नहीं था। असल खेल अदालत के कटहरे में खेला गया। जरा हमारे सिस्टम का ये दोहरा मेयार देखिए। जब पुलिस किसी आम मुलजिम को पकड़ती है तो अदालत से 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगती है। लेकिन जब कटहरे में खड़ा मुलजिम उनका अपना ही पेटी भाई कांस्टेबल शुजात था, तो तफ्तीशी अफसर ने जज साहब को बताया कि सर, हमने सरकारी गन बरामद कर ली है, मुलजिम का बयान भी ले लिया है, इसलिए हमें मजीद किसी जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं, इसे सीधा जेल भेज दिया जाए। कितनी आसानी से एक बेलगाम फायरिंग करने वाले अहलकार को सख्त तफ्तीश से बचाकर सीधा जुडिशल रिमांड पर जेल की महफूज कोठरी में पहुंचा दिया गया, ताकि कोई इससे सख्ती से ये सवाल ना पूछ सके कि उसने वो फायर क्यों खोला, उसे गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था और क्या वाकई ये सिर्फ एक अहलकार की गलती थी या इस इदारे की ट्रेनिंग का नुक्स। कागजी कार्रवाई मैनेज हो गई, अहलकार महफूज हाथों में चला गया। लेकिन सिस्टम के मंसूबा साजों को एक बात अच्छी तरह मालूम थी कि उस रात के अंधेरे में एक कड़ी अभी भी बाकी है, वो कड़ी जो इस वाक़े के सबसे अहम और वाहिद गैर जानिबदार चश्मदीद गवाह थे। वो 2 डाकू जो उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। और फिर इन गवाहों को मिटाने के लिए सिस्टम ने एक ऐसा कदम उठाया जो इस क्राइम स्टोरी का सबसे भयानक और पुरस्कार मोड़ था। क्योंकि क्राइम की दुनिया का एक बहुत पुराना और मुस्तनद असूल है कि डेड मैन टेल्स नो टेल्स। उस रात अंधेरे में किसने पहले फायर किया, कांस्टेबल शुजात ने किस पोजीशन से गोलियां चलाई। अगर वो 2 डाकू जिंदा पकड़े जाते तो अदालत के कटहरे में खड़े होकर वो सच उगल सकते थे कि उस रात असल में हुआ क्या था, और उनका सच महकमे की गलत फहमी वाली कहानी को हमेशा के लिए तार तार कर सकता था। लेकिन सिस्टम इतनी बड़ी खामी कैसे छोड़ सकता था। वारदात के ठीक अगले दिन CCD की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है। एक दावा किया जाता है कि चकवाल में डकैती करने वाले वो दोनों डाकू जिनकी शनाख्त फयाज और अब्बास के नाम से हुई है, एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। कितनी हैरत अंगेज टाइमिंग है ना। जो डाकू पिछले 4 घंटों में शहर के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर वारदातें करके कैमरों से बच निकले थे, वो हानिया के जाँ बहक होने के ठीक अगले दिन
इतनी आसानी से एक मुकाबले में मारे गए। वो जो 2 डाकू हैं उनका मुकाबला हुआ है अटक में सीसीडी और सीसीडी गुजरांवाला की टीम्स के साथ और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्यों? ताकि वो ज़बानें हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएं, जो उस रात का सच जानती थी। उन्हें मारकर दरअसल इस केस की सबसे बड़ी और अहम गवाही को दफन कर दिया गया था। महकमे ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अहलकार जेल की महफूज दीवारों के पीछे था और गवाह मिट्टी के नीचे। लेकिन रियासत के इदारों को इतनी बड़ी पर्दापोशी और ऐसे खतरनाक मुकाबलों की जरूरत पेश ही क्यों आती है? इसका जवाब इस पूरी ज़हनियत में छुपा है जिसे हम इनकाउंटर कल्चर कहते हैं। जब किसी फोर्स को ये गैर एलानिया इख्तियार दे दिया जाए कि वो सड़कों पर ही मुंसिफ भी बन जाए और जल्लाद भी, तो फिर इसके अहलकारों की उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर ही रहती हैं। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक महज चंद माह के अरसे में 670 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबलों में 900 से ज्यादा लोग मारे गए और इसके मुकाबले में सिर्फ 2 अहलकारों की जान गई। ये अदाद शुमार इस बात का सबूत है कि मावराए अदालत कत्ल अब कोई हादसा नहीं बल्कि एक बाकायदा इदारती तर्ज अमल बन चुका है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमारी गलियों की ज़बान में हाफ फ्राई और फुल फ्राई कहा जाता है। जब एक कांस्टेबल को ये यकीन दिला दिया जाए कि गोली चलाने के बाद उसे किसी अदालत में सबूत नहीं देने पड़ेंगे, कोई इससे कड़ी तफ्तीश नहीं करेगा, बल्कि एक रवायती प्रेस रिलीज आएगी कि मुल्जिमान क्रॉस फायरिंग में मारे गए, तो उस अहलकार के अंदर का खौफ खत्म हो जाता है। उसे ना तो किसी SOPs की परवाह होती है और ना ही वो टारगेट की शिनाख्त करने की जहमत करता है। उसके लाशऊर में सिर्फ एक बात होती है कि गोली चलाओ और हीरो बन जाओ, बाकी का काम सिस्टम खुद संभाल लेगा। अगर हम पूरी ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकें तो सच ये है कि हम अवाम भी हैं और इस खूनी शॉर्टकट पर तालियां बजाने वाले भी। जब कोई खतरनाक डाकू किसी मुबैना मुकाबले में मारा जाता है तो हम सब खुश होते हैं कि मौके पर इंसाफ मिल गया, लेकिन हम एक बहुत बड़ी और तलख हकीकत भूल जाते हैं कि जब आप कानून को बाईपास करने का कोई शॉर्टकट बनाते हैं तो वो शॉर्टकट बहुत अंधा होता है। जब आप किसी फोर्स के हाथ में गन देकर उसे अदालत का खौफ भुला देते हैं तो फिर उसकी गोलियों की भेंट सिर्फ डाकू नहीं चढ़ते, फिर इन बेलगाम गोलियों का निशाना आम शहरी भी बनते हैं। कभी साहिवाल टोल प्लाजा पर बच्चों के सामने उनके माँ बाप को छलनी कर दिया जाता है, तो कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर उसामा सती जैसा नौजवान मारा जाता है और कभी चकवाल के इस क्राइम सीन पर 9 साल की मासूम हानिया का खून बह जाता है। ये इस शॉर्टकट की वो भारी कीमत है जो हम अपने मासूम बच्चों की लाशें उठाकर चुका रहे हैं। हानिया की ये फाइल भी इसी तरह हमेशा के लिए बंद करने की तैयारियां तो उसी रात से शुरू हो गई थी, लेकिन हानिया का खून हमारे सिस्टम के लिए इतना आसान वाला साबित नहीं हुआ, क्योंकि हानिया सिर्फ पाकिस्तान की बेटी नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया की शहरी भी थी। आज ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ अपनी एक नन्ही शहरी की हिलाकत पर दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान से एक शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा है। एक गैर मुल्की सरबराह अपने शहरी के बहने वाले खून का पूरा हिसाब मांग रहा है। और अब ये मुकदमा सिर्फ मीडिया के कैमरों या ऑस्ट्रेलिया के मुतालबे तक महदूद नहीं रहा। CCD की इस अंधी फायरिंग और इनकाउंटर कल्चर के खिलाफ अब लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा रिट पिटीशंस दायर हो चुकी हैं। मुतालबा ये है कि एक आज़ाद अदालती कमीशन बनाया जाए और CCD के कवानीन की छानबीन हो। अदालत अब ये तयन करेगी कि CCD की अपनी कानूनी हैसियत क्या है, लेकिन दूसरी तरफ महकमे के बड़े अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर मीडिया से ये शिकवा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर CCD के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या पोस्टमार्टम की इस लर्ज़ाखेज रिपोर्ट का सामने आना प्रोपेगेंडा है? क्या एक बच्ची के जिस्म पर 11 जख्मों के निशानात प्रोपेगेंडा है? क्या कातिल को बचाने के लिए उसे उजलत में जेल भेज देना और गवाह डाकुओं को मुकाबले में मार देना प्रोपेगेंडा है? दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वो बिटर रियलिटी है जो ये सिस्टम हमसे छुपाना चाहता है। इस पोसीदा निज़ाम की सबसे बड़ी ताकत आवाम की याददाश्त की कमजोरी है। ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह जानता है कि चंद घंटों बाद मुल्क में कोई नया तमाशा लगेगा, कोई नया सानहा होगा और हम सब हानिया के इस खून को भूलकर आगे बढ़ जाएंगे और फिर यह केस भी साहिवाल सानहे की तरह किसी बंद अलमारी की गर्द-आलूद फाइल में दफन हो जाएगा। लेकिन इस बार हमारी इस तमाम तर गुफ्तगू का मकसद किसी इदारे को बदनाम करना या कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई तसादिम हरगिज़ नहीं है। ये इदारे हमारे अपने हैं
اور ہم ان ہزاروں ایماندار اہلکاروں کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں۔ لیکن جب سسٹم کی کوئی خامی یا کسی اہلکار کی مجرمانہ غفلت ہانیہ جیسی معصوم جانوں کے ضیاع کا سبب بننے لگے تو حقائق کی نشاندہی کرنا ایک تعمیری اور ذمہ دارانہ صحافت کا حصہ ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس کیس کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ ہماری یہ آواز محکمے کی بہتری کے لیے ہے تاکہ ذمہ داروں کا احتساب ہو، ادارے کے اندر موجود خامیوں کو دور کیا جائے اور عوام کا قانون پر اعتماد بحال ہو سکے، تاکہ کل رات کے کسی اندھیرے میں کسی اور تھانے کے باہر کوئی اور معصوم فیملی ایسی کسی غلط فہمی کا نشانہ نہ بنے۔